नमस्ते। अभी तक हमने आपको मुंशी प्रेमचंद का गोदान पेज नंबर 165 वाचन कर चुकी हूँ और आगे कर रही हूँ। 165 से शुरू कर रही हूँ, 164 ख़त्म कर चुकी हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने सुन लिया होगा, और नहीं सुना होगा तो फिर सुन लेंगे आप लोग। मैंने यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध है वाचन का। भोला खिसिया कर बोला, दूर हो मेरे सामने से, भगवान ना करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। कुलच्छनी कुल कलंकनी कहीं की, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। जुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है। जिसमें हिंसा नहीं थी आज समर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोल कर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी ना गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? चल घर में, यह तेरा घर है। हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी डूब मरे वह जिसे अपने संतान से बैर है। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है, नीच। ले जा बैलों का रकती। जुनिया रोती हुई बोली, अम्मा, जब अपना बाप हो के मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझ अभाग्नि के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलंक होता। ला सगाई मेहरिया जूतों से न पीटे तो कहना। दुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैल को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब। न जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सब के सब बेशरम हो गए हैं। लोहड़े का कहीं ब्याह न होता था इसी से। और इस राण जुनिया को ढिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुँह न दिखाती। आंखों का पानी मर गया है। सबके साथ दुष्ट और मूर्ख भी है, समझते हैं दुनिया अब हमारी हो गई। या नहीं समझते, जो अपने बाप के घर न रही वह किसी को के घर नहीं रहेगी। समय खराब है। नहीं, बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के छोटे पकड़कर घसीटता। मुझे कितनी गालियाँ देती थी। फिर उसने दोनों बैल को देखा, कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है। जहाँ चाहूँ 100 रुपये में बेच सकता हूँ, मेरे 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर ही भी नहीं ना निकला था कि पीछे से दादाजी बटेश्वरी शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया। कमर कसकर मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दादा दीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला? ये उसके बैल खोल लाए। वह कुछ बोला नहीं। इसी से सह हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी को खबर भी ना हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम्हें। पटेश्वरी बोला, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर
आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बधे बधे फिरो। भोला ने दब कर कहा, तो लाला साहब, हम कुछ जबरदस्ती थोड़े ही खोल लाया, होरी ने खुद दिए। पटरसी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो। भोला किसान अपने बैल खुशी से देगा कि इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना? हम बैल लिए जाते हैं अपने रुपए के लिए। दावा करो और नहीं तो मार कर गिरा दिया जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने। एक कुलच्छनी गाय बेचारे के सिर मड़ दी और अब उसके बैल खोले लिए जाते हो। बैल के सामने से ना हटा, खड़ा रहा गुमसुम, दृढ़, मानो मर कर हटेगा। पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश आता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपने झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्यों हो? मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। बंसी बलिष्ठ युवक था। उसने भोला को जोर से धक्के दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंसी ने फिर एक घूंसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी, तो मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए? दाता दीन ने इसका भावार्थ किया। यह कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दे दिए, हम ही को उल्लू बनाते हैं। होरी ने संकुचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे, या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो ना निकालूंगा, ना मेरे पास रुपए है। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिया। पटरसी ने मुंह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती? उसके धर्म ने कह लिया जाता, जाओ भैया बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया, हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सब के सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परस्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला। मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी उनके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई खुशी जीवन ना होगा। वह हंसती है इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं कि वह चहकने को ही जीवन समझती हैं। उसने निजत्व को अपने आँखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने ही लिए करे। नहीं, वह इसलिए चहकती हैं और विनोद करती हैं कि इसमें उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। उनके बाप उन विचित्र चीज़ों में थे जो केवल जवान की मदद से लाखों के बारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदार और रईसों की जायदाद बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलवाना या उनके मुआमलों में अफसरों से मिलकर तय करा देना, यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलने की आशा हो वहाँ उठा लेंगे और किसी न किसी तरह उसे निभा भी देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी, 10-20 हजार उसी में मार लिया। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे कराते हैं तो टाउट कहे जाते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करके वह टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलता है और वह गवर्नर की मेज पर चाय पीता है। मिस्टर कोल उन्हीं भाग्यवानों में से थे। उनके 3 लड़कियां थीं। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दें। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और हो जाता है। शायद वहाँ की जलवायु में वृद्धि को तेज कर देने की कोई शक्ति है, मगर उनकी
यह कामना 1/3 से ज़्यादा पूरी न हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फजील गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते थे। जबान तो बिल्कुल बंद। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फालिज गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते थे। जबान तो बिल्कुल बंद ही हो गई और जब जबान ही बंद हो गई तो आदमी भी बंद हो गई। जो कुछ भी जबान ही की कमाई थी, कुछ बचा कर रखने की उनकी आदत न थी। अनियमितता याद थी और अनियमितता खर्च था, इसलिए इधर कई साल से बहुत तंगहाल हो रहे थे। सारा दायित्व मालती पर आ पड़ा। मालती के 400-500 रुपये में वह भोग विलास और ठाट बाट तो क्या निभता। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती और भले मानुसों की तरह जिंदगी बसर होती। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी, चाहती थी कि पिता सात्विक के साथ रहें, लेकिन पिताजी को शराब कबाब का ऐसा चस्का पड़ा था कि किसी तरह गला न छोड़ता था। कहीं से कुछ न मिलता तो एक महाजन से अपने बंगले पर नोट लिखकर 1000-2000 ले लेते। महाजन उनका पुराना मित्र था, जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे और मुरोवत के मारे कुछ बोलता न था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता जाता था। आत्मसेविकों में जो निर्लजता आ जाती वह कौल में भी थी। तगाजे हुए करे उन्हें परवाह न थी। मालती उसके अव्यय पर झुंझलाती रहती थी, लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थी, उसे समझाती रहती थी, इसलिए गृहयुद्ध न होने पाता था। संध्या हो गई थी, हवा में अभी तक गर्मी थी, आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी। पानी न पाने के कारण वहाँ की डूब जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, मालिक क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मझली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया करता है सूअर, जब कहो तो 20 बहाने निकालने लगता है। सरोज बीए में पढ़ती थी, दुबली सी, लंबी, पीली, रूखी, कटु। उसे किसी की कोई बात पसंद न आती थी, हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वह कोई परिश्रम न करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी न थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता है। सबसे छोटी वरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज को हाथों हाथ लिया रहता था। वह चाहती थी कि जिस बीमारी में इतना स्वाद है वह उसे ही क्यों नहीं हो जाता। गौरी सी गर्व सी स्वास्थ्य चंचल आँखों वाली बालिका थी, जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता। मरने की छुट्टी तो मिलता नहीं, पड़ा पड़ा ऐसे सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं? री झूठी कहीं की। रोज भेजते हैं, रोज। अभी तो आज ही भेजा था, कहो तो बुलाकर पूछवा दूँ। पूछवाएगी, बुलवाऊँ? मालती डरी, दोनों गुथ जाएंगे जो बैठना मुश्किल कर देंगे। बात बदलकर बोली, अच्छा खैर होगा, आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था? सरोज ने नाक सिकोड़कर कहा, हाँ हुआ तो था,
लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। जब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू की, बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते थे। आपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कोई निशान नहीं। लेडी हुकू ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुकू ने इस विषय में अभी कुछ बोलने का साहस रखती हैं? तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा। पूरा पाषाण पुराण सुनने का सब्र किससे था? वह तो जैसे घाव पर नमक छिड़कते थे। फिर उन्हें बुलाया ही क्यों? आखिर उन्हें औरतों से कोई बैर तो है नहीं। जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार करते हैं। औरतों को खुश करने के लिए वह उनकी सी कहने वालों में नहीं। और फिर अभी यह कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती हैं वही सत्य है। बहुत संभव है आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही वीमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कौतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहते हैं कि स्त्रियों को पुरुष के अधिकार समान होने चाहिए। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं यह भी तो सुनना चाहिए। संभव है हमें गलती पर हूँ। यह लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उनसे शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने निश्चित किया कि उसका खूब बदाशिकन जवाब दिया जाएगा। मालती ही पर यह भार डाला गया था। मालती कई दिनों तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमाण खोजती रही और भी कई देवियों अपने भाषण लिख रही थी। उस दिन जब मेहता शाम को लीग के हाल में पहुंचे तो जान पड़ता था हाल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ, उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह है, और वह उत्साह देखकर सुख पर और आँखों में न था। आज सभी देवियाँ सोने और रेशम से लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई थी। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया गया था, और यह कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं। मालती ने जो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए काट के जम्पर बनवाए थे और रंग रोगन और फूलों से खूब सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा हो। वीमेंस लीग में इतना समारोह और कभी न हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल काँप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पड़ाव को भस्म कर सकता है। सबसे पीछे की संप में मिर्जा और खन्ना और संपादक जी भी विराजमान रहे थे। राय साहब भाषण शुरू होने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, आ जाइए, आप भी बड़े कब तक रहिएगा? राय साहब बोले, नहीं भाई, यहाँ मेरे दम घुटने लगेगा। मैं तो खड़ा होता हूँ, आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए। ताल्लुक नहीं, बैठ रहिए। मैं थक जाऊँगा तो आपको उठा दूँगा और बैठ जाऊँगा। अच्छा मिस मालती सभानेत्री हुई। खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाए। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर निगाह है। मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों में इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात खटकती नहीं। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं, लेकिन आपने किसी महिला के पुरुष के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे आप देवता कहें तो वह समझेगा कि आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या? वह देवता नहीं, लेवता है।
वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरत को खुश करने का इसे कितना अच्छा ढंग निकाला। बिजली संपादक को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं, मैं कितनी ही बार यह भाव व्यक्त कर चुका हूँ। मेहता आगे बढ़े। इसलिए जब मैं देखता हूँ हमारी उन्नत विचार वाली देवियों उस दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम और कलह और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेस खन्ना ने मालती की ओर गर्वस नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुर्शीद बोले, अब कहिए मेहता। अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।